हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साहित्य मिरर में आप सभी का स्वागत है। नेट जेआरएफ हिंदी के सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके नए पाठ्यक्रम की इकाई फर्स्ट से मैं आज लेकर आई हूँ हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार जो बनाया गया है वो हिंदी वर्णमाला को बनाया गया है, जिसमें कि कुल 52 ध्वनियाँ मानी गई हैं। कामता प्रसाद गुरु ने वर्ण 43 माने हैं और ध्वनियों का वर्गीकरण स्वरों और व्यंजनों के विभिन्न आधार पर किया गया है। स्वर ध्वनियों की बात करते हैं तो ये वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठकर निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती हैं, वे स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। स्वर ध्वनियाँ हैं ए आ, ई उ री, ए ऐ ओ औ। और अंग और अह को अयोगवा और ओ जो अंग्रेजी से आगत ध्वनि है हिंदी में अपनी जगह बना चुकी हैं, इसे भी हम स्वर ध्वनियों में गिनते हैं। आगे चलते हैं हम स्वरों के वर्गीकरण की ओर। तो स्वरों का वर्गीकरण कुल 5 आधार पर किया गया है। एक, जीभ की स्थिति के आधार पर, हमारी जिह्वा की जो स्थिति है उसके आधार पर। दूसरा किया है ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी हमारे होठों की आकृति के आधार पर। तीसरा, मुखाकृति के आधार पर, यानी हमारी मुख की जो आकृति है उसके आधार पर। चौथा, उच्चारण के समय के आधार पर। और 5वां स्वरों का वर्गीकरण हुआ है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो स्वरों के इन वर्गीकरण को हम विस्तार से जानेंगे कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर इसे अग्र, मध्य और पश्च स्वरों में बांटा गया है। अग्र स्वर वे होते हैं जब हम उच्चारण करते हैं तो इन स्वर ध्वनियों के उच्चारण में हमारी जिह्वा का जो है अग्र भाग सक्रिय रहता है, आगे का भाग सक्रिय रहता है। जैसे कि हम उच्चारण करते हैं ई और ए, ऐ, इनके उच्चारण में हमारी जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है, इसीलिए इसे अग्रस्वर कहा गया है। मध्य स्वर की बात करें तो हमारी जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है स्वरों के उच्चारण में, तब उसे मध्य स्वर कहा जाता है। तो हिंदी में केवल एक ही मध्य स्वर है, वो है अ। और पश्च स्वरों की बात करते हैं तो पश्च स्वर, देखिए हमारी जिह्वा, जब हम स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो जीभ है उसका पश्च भाग सक्रिय है। जैसे कि आ, ओ, उ और ओ, इन सभी के उच्चारण के समय हमारी जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय रहता है, इसीलिए इन्हें पश्च स्वर कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी होठों की आकृति के आधार पर। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वरों की बात करते हैं तो हमारे होठों की आकृति इन स्वरों के उच्चारण में वृत्ताकार हो जाती हैं, गोल हो जाती हैं, तब हम इसे वृत्ताकार स्वरों में स्वर कहते हैं। जैसे कि वृत्ताकार स्वरों में आएंगे ओ, उ, आप उच्चारण करके देख सकते हैं, उ, ओ और आउ, ये सभी वृत्ताकार स्वर हैं। अवृत्ताकार स्वरों की बात करते हैं तो अवृत्ताकार में हमारे जो होठों की आकृति है वो वृत्ताकार नहीं रहती, तब उन्हें हम अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे कि ए, आ, ई, ए ऐ, ये सभी अवृत्ताकार स्वरों में आते हैं। बात करते हैं मुखाकृति के आधार पर, तो हमारी मुख की आकृति, यानी जिह्वा का जो जिह्वा जो है, हमारी जीभ जो है वो स्वरों के उच्चारण के लिए अधिकतम ऊंचाई पर चली जाती हैं और मुखरंध्र, यानी हमारा जो मुख विवर है वो बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में उच्चरित होने वाले जो स्वर होते हैं वो समृद्ध स्वर कहलाते हैं। समृद्ध स्वरों में मुखाकृति के आधार पर समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत में बांटा गया है 4 भागों में। तो समृद्ध की बात हमने की कि मुख विवर हमारा बंद प्राय रहता है जब हमारी जीभ अधिकतम ऊंचाई पर चली जाती है स्वरों के उच्चारण के समय, वे स्वर समृद्ध स्वर कहलाते हैं। समृद्ध स्वर हैं ई, उ और उ, ये समृद्ध स्वर हैं। अर्धसमृद्ध की बात करते हैं तो उच्चारण के समय हमारी जिह्वा जब समृद्ध की तुलना में थोड़ी कम ऊंचाई पर रहती हैं, उन्हें अर्धसमृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे कि ए और ओ, इस समय में हमारी जो जिह्वा है वो कम ऊंचाई पर रहती हैं,
तो इन्हें अर्ध संवृत स्वर कहा गया है। विवृत की बात करते हैं तो विवृत में हमारा मुख विवर पूरा खुला रहता है तो उसे विवृत कहते हैं। विवृत का अर्थ ही होता है अधिक खुला हुआ, तो पूरा खुला रहता है। जैसे कि आ के उच्चारण में ही विवृत रहता है हमारा मुंह, अधिक खुला हुआ रहता है हमारा मुंह। और अर्धविवृत स्वर जो हमारा मुख जो है, मुख विवर जो है हमारा, वो स्वर आ के बजाय थोड़ा कम खुला रहता है। मतलब यहाँ पर न तो ज़्यादा खुला रहता है और न ज़्यादा बंद रहता है, वो अर्धविवृत स्वर कहलाता है। तो अर्धविवृत स्वर कौन कौन से कहे जाते हैं? ए, औ, ए और औ, ये अर्धविवृत में गिने जाते हैं। आगे बात करते हैं उच्चारण समय के आधार पर। तो जब स्वरों के उच्चारण में जो समय लग रहा है उसके आधार पर हमने इसे 3 भागों में बांटा है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व स्वरों की बात करते हैं तो स्वरों के उच्चारण में थोड़ा कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। तो बहुत कम समय लग रहा है तो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर हम बात करते हैं ह्रस्व स्वरों की, तो अ, ई और ऊ, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। दीर्घ की बात करते हैं तो इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे आ, ओ, उच्चारण करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे इन्हें। ई, ऊ, ए, आई, ओ, आउ, इन सभी के उच्चारण में अधिक समय लग रहा है और इसीलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा गया है। प्लुत स्वर की बात करते हैं तो प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जो है अधिक समय लगे, 2 मात्राओं से भी अधिक समय लग रहा है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे कि हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, तो ओ को अधिक खींचने पर ओम बोला जा रहा है ना, तो वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। वैसे तो हमारे हिंदी में जो है प्लुत स्वरों का प्रचलन आजकल बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी ओम जैसा उच्चारण जो है वो प्लुत में गिना जाता है। बात करते हैं आगे उच्चारण स्थान के आधार पर। तो स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे किया गया है? 2 आधारों पर किया गया है, एक है निर्नुनासिक और एक है अनुनासिक। ये 2 आधार उच्चारण स्थान के आधार पर लिए गए हैं। तो निर्नुनासिक क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं बल्कि मुख से निकलती है। नाक से नहीं निकल के मुख से निकलेगी, वो निरअनुनासिक स्वर होते हैं। जैसे कि ए, आ, ओ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, यानी जितने भी स्वर हैं, री को छोड़ दीजिए आप, बाकी जितने भी स्वर हैं वे सारे निरअनुनासिक हैं, क्योंकि इसमें हवा नाक से नहीं बल्कि मुख से ही निकल रही है। अनुनासिक की बात करेंगे तो अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? देखिए, अनुनासिक स्वरों में आते हैं वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकल रही है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं आ, तो अब यहाँ देखो आँख जो उच्चारण कर रहे हैं तो आ आता है इसमें। ई, अगर चंद्रबिंदु जहाँ आ रहा है, चंद्रबिंदु का प्रयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि स्वरों की अनुनासिकता को प्रकट किया जा रहा है। स्वरों की अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए हम शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। स्वरों की मात्रा भी लगी हो तो चंद्रबिंदु के स्थान पर हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर ईंट, तो हम यहाँ पर देखिए, अब ईंट, तो यहाँ पर हमने यहाँ मात्रा लगी हुई इसलिए हमने यहाँ पर बिंदु लगाया, लेकिन है चंद्रबिंदु वो, लेकिन यहाँ बिंदु का प्रयोग हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर शिरोरेखा पर क्या है? मात्रा लगी है। चलें, जाएं, चलें, ये देखिए आप यहाँ पर हमने चंद्रबिंदु की जगह बिंदु का प्रयोग किया है ये चंद्रबिंदु अनुनासिक ही हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे हम बात कर रहे हैं, देखिए स्वरों का वर्गीकरण आपने समझा, 5 आधारों पर समझा है। इन 5 आधारों पर कौन से अग्रस्वर हैं, कौन से मध्य स्वर हैं, विवृत कौन से हैं, अर्धविवृत कौन से हैं, दीर्घ कौन से हैं, नासिक, अनुनासिक और निर्नुनासिक कौन से स्वर हैं, और इनका किस आधार पर इनका वर्गीकरण हुआ है, ये जाना आपने। और आगे हम जानेंगे व्यंजनों का, तो व्यंजनों का वर्गीकरण जानेंगे आगे। व्यंजन ध्वनियाँ जो है उनको जानेंगे। जिन ध्वनियों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती हैं वे व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे कि हम किसी भी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो हमें स्वर ध्वनियों की आवश्यकता हो रही है, वहाँ पर वही व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। व्यंजन ध्वनियों का वैसे हमने अलग अलग भाग किए गए हैं कि स्पर्श व्यंजन अलग हैं, अंतस्थ, ऊष्म, अर्ध, अलग अलग इनके प्रकार किए गए हैं। लेकिन हम आगे इन व्यंजन ध्वनियों के वर्गीकरण को भी जानेंगे विस्तार से। इनको अगर आप विस्तार से देखेंगे ना, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आप इनका जो पढ़ रहे हैं वो आप नेट JRF के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं इनको।
तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, बिना कि इनको अब मेरे वीडियो को आप स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप बिना किसी स्किपिंग किए हुए मेरे वीडियो को आप इसको पूरी तरह से इसका वर्गीकरण जानिएगा। व्यंजनों का वर्गीकरण बहुत ज़रूरी है और ये है भी इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, और वैसे भी आपको आना जरूरी है क्योंकि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं। तो स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजनों में क वर्ग, च वर्ग, ट, त और प वर्गों को लिया गया है, यानी कुल यहाँ पर 25 व्यंजन जो है वो स्पर्श कहलाते हैं। अंतस्थ की बात करते हैं तो य ल व अंतस्थ व्यंजन, श स ह ऊष्म व्यंजन, य व अर्धस्वर कहलाते हैं। और पार्श्विक व्यंजन यानी पीछे, पार्श्विक व्यंजन ल कहलाता है। लुंठित और प्रकंपित व्यंजन र कहलाता है। अनुनासिक व्यंजनों में आते हैं सारे जो पंचम स्वर हैं, पंचम व्यंजन है वो सारे, यानी सभी वर्गों के पंचम वर्ण, ये अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अब इनको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। देखिएगा, व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण जो है वो 2 आधारों पर किया गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण का स्थान यानी जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं उनको उच्चारण करते समय हमारी जो प्राण वायु हैं, जो हमारी वायु है निकल रही हैं, वो किसी न किसी मुख्य अवयव से टकरा रही हैं, चाहे वो मुख्य अवयव कंठ हो, मूर्धा हो, तालु हो, वत्स्य हो, दंत हो, ओष्ठ हो, कुछ भी हो सकता है। तो इन सभी स्थलों के आधार पर हमारी जो मुख विवर है, मुख अवयव है, उससे हमारी जो प्राणवायु जो हम उच्चारण कर रहे हैं तो वो वायु टकरा रही है, उसके आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया है। उच्चारण स्थान के आधार पर हम पहला वर्गीकरण व्यंजन ध्वनियों का करते हैं, कोमल तालव्य। कोमल तालव्य क्या है? देखिए, ये कोमल तालव्य से उच्चरित व्यंजन है। कोमल तालव्य व्यंजन, इन व्यंजनों में आते हैं क, ख, घ, घ और ng। अब देखिए, ये जो 5 वर्ण हैं, इन 5 वर्ण को हम कोमल तालव्य में लेते हैं क्योंकि संस्कृत में ये ध्वनियाँ कंठ थी। अब कंठ से कुछ ऊपर कोमल तालु के स्थान से बोली जाती हैं, इसीलिए हम इन्हें कोमल तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं। वैसे ह और विसर्ग जो हैं वो आप देखिएगा, जैसे विसर्ग जो है, विसर्ग की बात करते हैं ना हम, तो विसर्ग ये और एक ह वर्ण को लेते हैं ना, ये दोनों भी थोड़ा नीचे काकल से बोली जाती है, कंठ के थोड़ा सा नीचे काकल होता है, तो ये काकल्य ध्वनियाँ कही जाती हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें वर्गीकरण में नहीं दिया है क्योंकि व्यंजनों का वर्गीकरण हमने किया है। तो विसर्ग और है तो काकल ध्वनि, और ये 5 वर्ण जो है वो काकल कोमल तालव्य ध्वनियाँ कही जाती हैं। बात करते हैं तालुवस्य की। तालुवस्य क्या है? तालुवस्य का मतलब होता है व्यंजनों का उच्चारण जब हम करते हैं तो उच्चारण में हमारी जीभ का, हमारी जो जिह्वा है उसका अगला भाग ऊपर उठकर उसमें क्या होता है, मसूड़ों और उससे जुड़े हुए तालु को स्पर्श करता है, वहाँ पर होती हैं तालुवस्य ध्वनियाँ। देखिए, जब हमारा जो जीभ का अगला भाग उठ रहा है और मसूड़ों और उससे जुड़े हुए तालु को स्पर्श कर रहा है। संस्कृत में ये तालव्य ध्वनियाँ थी पर हम तालुवस्य ध्वनियाँ इन्हें कहते हैं। ये हैं च, छ, ज, झ और ञ। इन सभी को हम तालुवस्य ध्वनियाँ कहते हैं, जो संस्कृत में तालव्य ध्वनियाँ कही जाती हैं। ठीक है, आगे हम तालव्य ध्वनियों की बात करते हैं। तालव्य ध्वनियाँ क्या हैं? श और य ध्वनि तालव्य कही जाती हैं। अब देखिए, एक बार मैं आपको बता देती हूँ तालव्य हैं क्या, कि व्यंजनों का उच्चारण स्थान जहाँ पर तालु है वो तालव्य ध्वनियाँ, जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर उठकर दांतों के मसूड़ों के ऊपर जो तालु है उसे स्पर्श कर रहा है, तो वहाँ होगी तालव्य ध्वनियाँ। वितालव्य ध्वनियाँ हैं श और य। ये व्यंजन है वो तालव्य ध्वनियों में गिने जाते हैं। नेक्स्ट मूर्धन्य की बात करते हैं। तो व्यंजन ध्वनियों का जो उच्चारण है वो हमारी जिह्वा के अग्र भाग द्वारा मूर्धा को स्पर्श करने से हो रहा है, तो वहाँ मूर्धन्य ध्वनियाँ होगी। तो व्यंजनों को हम मूर्धन्य ध्वनियों में बांटते हैं। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण, ङ, द, ढ, र और श।
ये सभी मूर्धन्य ध्वनियों में आता है। इसमें से कई बार ऐसा प्रश्न पहले एक बार पूछा भी गया है श ध्वनि के लिए कि ये कौन सा जो है किस में आती है। अब इसमें से 4 ऑप्शन दे दिए किस में आती हैं, तो आपको ध्यान रहना चाहिए मूर्धन्य में आता है। ट भी और श भी, ये पूछा गया है पहले एग्जाम में। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? जो मूर्धा को स्पर्श करता है, जिह्वा का अग्रभाग। बात करते हैं दंत की। तो दंत्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? जीभ की ऊपर की नोक जो है द्वारा ऊपर के दांतों को स्पर्श करने से जो उच्चरित हो रही है ध्वनियाँ, वही ध्वनियाँ दंत्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। संस्कृत में न भी दंत्य था, पर अब हिंदी में वध से हो गया है। हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो दंत्य ध्वनियों में आएगा त, थ, द, ध। अब हमने न को नहीं लिया है, देखिएगा त, थ, द, ध। हमने यहाँ न को नहीं लिया है क्योंकि न जो है वो संस्कृत में दंत्य था, पर अब हिंदी में जो है वो वत्स्य ध्वनियों में आने लग गया है। वत्स्य ध्वनियाँ हम आगे पढ़ेंगे। वत्स्य ध्वनियों में न आने लगा है, इसीलिए इसे दंत्य में नहीं लिया जाता है। ये दंत्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। वत्स्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? वत्स्य का जो अर्थ है वो होता है मसूड़ा। अब देखिए मसूड़ा यानी वत्स्य। ये व्यंजन ध्वनियाँ ऊपर के दांतों से थोड़ा सा ऊपर वत्स्य के साथ जीभ के स्पर्श से उच्चरित होती हैं। हमारी जो जीभ है उसके स्पर्श से जो हमारा व्यंजन ध्वनियाँ है वो दांतों से थोड़ा सा ऊपर जो वत्स्य भाग है, मसूड़ा जो है, वहाँ पर स्पर्श होकर बोली जाती हैं। संस्कृत में न और स दंत्य थे और हिंदी में ये न और स दोनों क्या हो गए हैं? वत्स्य हो गए हैं। तो यहाँ पर वत्स्य ध्वनियों में आएंगे न, ल और स। ध्यान दीजिएगा, ये पहले भी पूछा गया है वत्स्य ध्वनियाँ। तो न, स और ल तीनों वत्स्य ध्वनियाँ हैं। ओष्ठ ध्वनियों की बात करते हैं, यानी वे ध्वनियाँ जो होठों को मिलाने पर बोली जा रही हैं, वे ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। जैसे कि प, फ, ब, भ, म और इसके साथ साथ भ और म के साथ साथ व भी वही ध्वनि है जो ओष्ठ कहलाती हैं। दंतोष्ठ की बात करते हैं तो दंतोष्ठ कौन सी ध्वनि है? जहाँ पर वे ध्वनियाँ ऊपर के दांत और नीचे के होठ के मिलने से उच्चरित हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे दंत और ओष्ठ हैं, दांत और होठ। ऊपर के तो दांत और नीचे के होठ, इन दोनों के मिलने से जो उच्चरित हो रही हैं ध्वनियाँ जो हैं वो दंतोष्ठ कहलाती हैं। और इन दंतोष्ठ ध्वनियों में आती हैं एक तो फ और व, ये दोनों ध्वनियाँ। वैसे फ ध्वनि फारसी और अंग्रेजी के शब्दों में जैसे फ़ायदा, फेल, इस तरह के शब्दों में आती हैं। और व ध्वनि जो है अंग्रेजी के वॉइस, वैल्यू, आजकल क्या अंग्रेजी और अरबी फारसी के कई सारे शब्द हिंदी में हूबहू काम में लिए जा रहे हैं, इसीलिए हम दंतोष्ठ का भी एक भेद कर लेते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण में। तो व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण आपने जाना, लेकिन अभी अधूरा जाना है। आपने उच्चारण स्थान के आधार पर जाना है, लेकिन अभी प्रयत्न के आधार पर अब हम इसका वर्गीकरण जानेंगे। तो प्रयत्न के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं 3 आधारों पर। ये 3 आधार हैं स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर और जिह्वा की स्थिति के आधार पर। स्वर तंत्री में कंपन का मतलब क्या है कि मानव के गले में होती हैं 2 झिल्लियाँ, और ये जो 2 झिल्लियाँ होती हैं वायु के वेग से कांपकर बजने लग जाती हैं। ये दोनों झिल्लियाँ जो हमारे गले में होती हैं, तो ये वायु का जो वेग होता है उससे कांपकर जब बजती हैं तो इन्हें स्वर तंत्री कहा जाता है। ये स्वर तंत्री में होने वाला कंपन या कह सकते हो गूंज, इसके आधार पर व्यंजनों को 2 भेद किया है इसमें, वो है सघोष और अघोष। सघोष और अघोष, ये 2 भेद किए हैं। सघोष क्या है ये जानेंगे। सघोष वे ध्वनियाँ होती हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु के गले से निकलने पर स्वर तंत्रियों में थोड़ा कंपन हो रहा है। तो ये जो कंपन पैदा होता है, वायु जब गले में से निकल रही है तो स्वर तंत्रियों में थोड़ा जो कंपन हो रहा है, उन ध्वनियों को ही घोष या सघोष कहते हैं। इन्हें घोष भी कहा जाता है और सघोष भी कहा जाता है। घोष भी इन्हें कहते हैं, घोष या सघोष दोनों कहा जाता है। और ये ध्वनियाँ कौन सी हैं? देखिए, सभी वर्ग मैंने आपको बताए थे। इन सभी वर्गों के तीसरे वर्णमाला के जो वर्ग हैं, उन सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण कहलाते हैं सघोष। और कैसे मैथ तक आपने तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण देख लिए। उसके बाद अब
और सगोश में जानना चाहते हैं तो देखिए एक तो ड, ढ, या फिर देखिए यर लव, ये चारों। और आप लें तो जैसे कि घ, ज, ये जो वर्ण तो है तीसरा ही, लेकिन फिर भी हम देखना चाहिए तो अरबी फारसी से आगे जो शब्द हैं ये सभी क्या है, सघोष हैं। और तीसरा पांचवा वर्ण तो है ही क वर्ग का, क च ट त प, यानी इन चारों पांचों वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण लिया जाता है सघोष में। आगे बात करते हैं अघोष की। तो अघोष क्या है, ये वे ध्वनियाँ हैं अघोष जो इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होता, वे अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। हिंदी में अघोष ध्वनियाँ कौन सी हैं, जब हमारे जो वर्ग हैं वो सभी उस वर्गों के सभी पहले और दूसरे वर्ण, क से मैं तक जितने भी वर्ण हैं उसका पहला दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। उसके अलावा अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके अलावा श, श और स, और हम विसर्ग को भी ले सकते हैं, विसर्ग ध्वनि भी अघोष में गिनी जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पहला दूसरा जो वर्ण लिखा है वो क से मैं तक के जो भी वर्ण हैं उनमें, यानी क से आप क च ट त प वर्ग तक के, ये कर सकते हो आप। इन क से प वर्ग तक जितने भी वर्ग हैं, क ख, तो इसमें क ध्वनि आ जाएगी, ख को छोड़ेंगे नहीं, क और ख आ जाएगा, च और छ आ जाएगा। ऐसे प फ ट ठ त थ, इस तरह से जो वर्ग हैं उसके आगे के दो वर्ण क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। और श, श और स और विसर्ग भी अघोष ध्वनि कहलाती हैं। तो श्वास वायु की मात्रा के आधार पर हम देखते हैं तो इस आधार पर व्यंजनों के भेद किए गए हैं दो, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। यानी हमारी जो श्वास की मात्रा है, श्वास वायु की जो मात्रा है उसके आधार पर हमने किया है अल्प प्राण और महाप्राण। यानी अल्प प्राण क्या कहलाते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी श्वास की मात्रा थोड़ी कम लग रही है वे अल्प प्राण, और जिसमें अधिक लग रही है वो महाप्राण। हमारी श्वास की मात्रा के आधार पर है ये। तो हमारी श्वास की मात्रा अगर कम लग रही है तो अल्प प्राण है। अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं जैसे सभी वर्ग जितने भी हैं उनका पहला, एक मिनट, हमारे यहाँ पर जितनी भी ध्वनियाँ हैं उनकी पहला, वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये वर्ण कहलाते हैं अल्प प्राण। यानी यहाँ हमने लिया क, ख को छोड़ा ग लिया और घ को छोड़ा ङ लिया। तो यानी हमारे जो क से मैं तक जितने भी वर्ण हैं उनका प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण वो कहलाता है अल्प प्राण। और इसके साथ व्यंजन ध्वनियों में हम य, र, ल और व को भी अल्प प्राण कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा अल्प प्राण ध्वनियों में। महाप्राण की बात करें तो बताया मैंने अभी आपको कि श्वास की मात्रा जहाँ अधिक लगती है वो महाप्राण ध्वनि है। और महाप्राण ध्वनियों में क से प तक जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों के दूसरे और चौथे वर्ण, दूसरे और चौथे वर्ण को हम लेंगे महाप्राण में। दूसरे और चौथे वर्ण को लेंगे, यानी हम लेंगे इधर से क वर्ण वर्ग में से हमने ख लिया, च में से हम च वर्ग में से हमने छ लिया, इस तरह से हम दूसरा, और इधर चौथा हमने लिया घ। ऐसी क वर्ग में से हमने क्या लिया, ख और घ, क को छोड़ा और ग को छोड़ा, तीसरा, पहला और तीसरा छोड़कर दूसरा चौथा वर्ण। इसी तरह से हमने सारे वर्णों में से लेंगे क से म तक। और इसके अलावा आप देखिए श, श, स और ह, ये सभी भी किस में आते हैं, ये सभी भी अब महाप्राण ध्वनि में आते हैं। यानी श्वास की जो मात्रा है वो अधिक लग रही हैं। इन ध्वनियों में हमने बात की। और उसके बाद हम बात करते हैं जिह्वा की स्थिति के आधार पर। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी जिह्वा, या अन्य अवयवों की बात कर सकते हैं कि जिह्वा के अलावा और भी जो अवयव हैं, मुख अवयव, वो अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं ध्वनियों के उच्चारण के समय। तो वो जो अलग अलग प्रयत्न करती हैं, या तो हमारी जिह्वा प्रयत्न कर रही है उच्चारण के समय, या फिर कोई और अवयव जो हमारे मुख में है, जैसे तालु है, मुर्दा है, हमारी जो जीभ है, वो अलग अलग तरह के प्रयत्न कर रही हैं। उस प्रयत्न के आधार पर हमने व्यंजनों का ये वर्गीकरण किया है। तो पहला वर्गीकरण में हमने पहला लिया है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं ना, तो स्पर्श व्यंजन में हम देखते हैं तो जिन व्यंजनों में, देखिएगा, सुनिएगा, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में
कंठ, जीभ या होठों का स्पर्श होता है तथा कुछ रुकावट के बाद बहुत ज़्यादा एकदम से या स्फोट के साथ श्वास हमारी जो होती हैं वो बाहर निकलती हैं, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से कहलाते हैं? जब हमारी कंठ, जीभ या होठ जो हैं उनके स्पर्श में कुछ रुकावट के बाद एकदम से वो या स्फोट के साथ हमारी श्वास वायु बाहर निकल रही है, वे स्पर्श ध्वनियाँ हैं। जैसे कि इसमें स्पर्श ध्वनियों में आएगा क वर्ग पूरा आएगा, और ट वर्ग, त वर्ग नहीं, ट वर्ग की बात की हमने, ट के साथ त वर्ग भी आता है, त वर्ग, और यहाँ आएगा प वर्ग। ये सभी क्या हैं? ये चारों जो वर्ग हैं ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। जिह्वा की स्थिति के आधार पर 4 वर्ग ही आते हैं, और मैंने शुरू में आपको व्यंजनों का वर्गीकरण बताया तो वहाँ पर क से लेकर मैं तक कुल 25 वर्ण आपको बताए थे जो स्पर्श ध्वनियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर हम अगर जिह्वा की स्थिति के आधार पर अगर करते हैं तो इसमें से स्पर्श संघर्षी को हमने अलग कर दिया और स्पर्श को अलग किया है, इसीलिए यहाँ पर 4 वर्ग ही लिए हैं। क्योंकि स्पर्श संघर्षी की बात करेंगे तो स्पर्श संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले तो किसी मुख अवयव से स्पर्श कर रही है और फिर कुछ घर्षण के साथ बाहर निकल रही है, वो जो घर्षण हो रहा है वही घर्षण स्पर्श संघर्षी कहलाता है। और स्पर्श संघर्षी में ध्वनियाँ कौन कौन सी आती हैं? देखिए, च, छ, च, छ, झ, छ और न्य। ये जो ध्वनियाँ हैं ये च वर्ग पूरा का पूरा आता है स्पर्श संघर्षी में। नासिक की बात करते हैं तो नासिक में जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु पूरी तरह से मुख से न निकलकर क्या हो रहा है, नाक से बाहर आ रही है, पूरी तरह से मुख से नहीं निकल रही है और नाक से बाहर आ रही हैं, वे हैं नासिक के व्यंजन। और नासिक के व्यंजन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण यानी अंग, ञ, ण, न और म, ये पंचम वर्ण प्रत्येक वर्ग का होगा, वो नासिक के व्यंजन कहलाएगा। बात कर रहे हैं उच्छिप्त या ताड़नजात व्यंजनों की, तो उच्छिप्त या ताड़नजात के बारे में उच्छिप्त का अर्थ क्या होता है? देखिए, उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। अब जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं तो उन उच्चारण करते समय जीभ की नोक को उलटकर कठोर तालु को झटके के साथ स्पर्श करके किया जाता है इसका उच्चारण। मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर झटके के साथ स्पर्श कर रही है हमारी जीभ और फिर उसको वर्ण को फेंक रही है, तो उसे उच्छिप्त या ताड़नजात व्यंजन कह रहे हैं हम। व्यंजनों का जो उच्चारण है वो हिंदी की अपनी बहुत बड़ी विशेषता है और यही विशेषता हमें पढ़नी है, यही विशेषता हम पढ़ रहे हैं। आपको ध्यान रखना है उच्छिप्त या ताड़नजात व्यंजन है कौन से। एकदम से हमारी जो जीभ है वो नोक से उलट कर क्या हो रही है, कठोर तालु के झटके के साथ स्पर्श करके बता रही है, फेंक रही है वर्ण को। वो वर्ण है ड और ढ। ये दोनों वर्णों को जब हम उच्चारण करते हैं तो एकदम से बाहर आते हैं। बात करते हैं लुंठित और प्रकंपित की, तो लुंठित का अर्थ होता है लुढ़कता हुआ, कांपता हुआ, इस तरह से हम लुंठित का अर्थ करते हैं। तो जिस ध्वनि के उच्चारण में जीभ क्या हो रहा है, लुढ़कती हुई, एक बार टकराती हैं जीभ, टकराकर लुढ़कती हुई या कांपती सी बाहर निकलती हैं, वहाँ से बाहर निकल रहा है कोई व्यंजन, लुढ़क रही है वहाँ पर जीभ, कांप रही है वहाँ पर जीभ, वो लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। और लुंठित प्रकंपित व्यंजन सिर्फ एक है जो है र। क्या है? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन है। ईषद स्पर्श, अर्धस्वर या अंतस्थ, ये सभी एक ही हैं, आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा। ईषद स्पर्श, अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन ध्वनियाँ हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह से जीभ, तालु और होठों का स्पर्श बहुत कम होता है, यानी क्षणिक होता है, और जिनके उच्चारण में श्वास वायु को रोकने के लिए उच्चारण अवयव प्रयत्न तो कर रहे हैं। हमारे जो उच्चारण के जो अवयव हैं वो प्रयत्न तो कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयत्न व्यंजन की तरह का पूर्ण स्पर्श नहीं हो रहा है। मतलब जैसे व्यंजन ध्वनि हम बोलते हैं वैसे पूर्ण तरह से स्पर्श नहीं कर पा रहे। ये ध्वनियाँ थोड़ा अवरोध, मतलब थोड़ा सा इसमें अवरोध होते हुए उच्चरित हो रही हैं, इसीलिए इन्हें थोड़ा सा होने के ईषद यानी थोड़ा सा, और स्पर्श या फिर अर्धस्वर व्यंजन कह रहे हैं। मुख में जो ये होने वाले अवरोध हैं ये स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ। स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं, ये होते हैं य, र, ल, व। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले कई बार आया है और कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। पार्श्विक की बात करते हैं तो पार्श्विक का अर्थ क्या होता है?
पार्श्विक का अर्थ होता है हमारे पास का या बगल का। अच्छा, जिस ध्वनि के उच्चारण में सांस जिह्वा के दोनों पार्श्व से निकलती हैं, यानी हमारी जो जीभ का जो आकार है, जीभ जहाँ पर है उसके दोनों साइड से श्वास निकल के बाहर आ रही हैं, वो पार्श्विक ध्वनि कहलाती हैं। और पार्श्विक व्यंजन सिर्फ एक है जो कि है ल। पार्श्विक व्यंजन क्या है? ल। ल का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये ध्वनि दोनों तरफ से बाहर आ रही है। श्वास जो होती है ना वो जिह्वा के दोनों पार्श्व से बाहर आ रही है, पार्श्व से बगल से बाहर आ रही है। संघर्षी की बात करते हैं। संघर्षी जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में प्राणवायु हमारी जो होती हैं वो हमारा जो मुख अवयव है पूरा का पूरा उससे घर्षण के साथ बाहर आ रही हैं। घर्षण की बात पहले भी मैंने बताई थी आपको, घर्षण के साथ स्पर्श कर रही हैं तो स्पर्श संघर्षी, तो घर्षण के साथ बाहर आ रही हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जा रहा है। जिनके उच्चारण में क्योंकि हवा रगड़ के साथ निकलने से कुछ क्या हो रहा है, घर्म सी हो जाती हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, उनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी को देखिए आप ऊष्म भी कह सकते हैं। ऊष्म यानी घर्म हो जाती है हमारी सांस जब बोलते वक्त। ये देखिए कौन कौन से हैं ऊष्म व्यंजन, देखिए श, श, स और ह, ये सभी संघर्षी ध्वनियाँ हैं, ये सभी ऊष्म व्यंजन हैं। और अगर इनके आगे हम ये लगा देते हैं नुक्ता और इनको फारसी, अभी फारसी में प्रयोग में लेते हैं तो ये भी ऊष्म ही है, संघर्षी ही कहलाते हैं। संयुक्ताक्षर की बात करते हैं नेक्स्ट। तो संयुक्ताक्षर ध्वनियाँ कौन सी ध्वनियाँ हैं व्यंजनों में? हिंदी में संयुक्ताक्षर आप सभी जानते होंगे। संयुक्ताक्षर किससे बनता है? संयुक्त अक्षर, यानी जैसे कि हमने क्ष लिखा है, क्ष और त्र, और हम बात करते हैं ज्ञ की, और हम बात कर सकते हैं श्र की। इन सभी को हम संयुक्ताक्षर में 4 ध्वनियों को लेते हैं। जैसे कि क्ष की बात कर रहे हैं तो क्ष किससे बना है? पूरा का पूरा यहाँ क आया है और इसमें यहाँ पर श जो है ये आधा आया है, ये क्ष हुआ है। त्र में क्या हुआ है? त्र में त आधा आया है और रे पूरा आया है, त्र बना है। जय में क्या हुआ है? इसमें जय में क्या हुआ है? जय, और इसको ज्ञ भी बोलते हैं, जय भी बोलते हैं, क्योंकि कई लोग इसका उच्चारण ज्ञ के नाम से करते हैं। वैसे जयध्वनि जय ही बोला जाना चाहिए, जो जय, और इसमें ये आया है। श्र की बात करते हैं तो श्र में श और इसके साथ आया है र पूरा, श आधा आया है और र पूरा आया है। तो ये सारी संयुक्त ध्वनियाँ कही जाती हैं, संयुक्ताक्षर इन्हें कहा जाता है। और ये संयुक्ताक्षर स्वतंत्र व्यंजन, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ना इन संयुक्ताक्षरों की, तो संयुक्ताक्षर में ध्यान रखिएगा ये दो व्यंजनों के लिखने से अलग से लिपि चिन्ह है, ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है और इनके लिए अलग से लिपि चिन्ह निर्धारित हैं। अयोगवाह की बात करते हैं तो इन ध्वनियों के अलावा अनुस्वार और विसर्ग ऐसी ध्वनियाँ होती हैं। अनुस्वार और विसर्ग को आप जानते हैं ना। अनुस्वार और विसर्ग ऐसी ध्वनियाँ हैं जिन्हें न स्वरों में रखा जा सकता है और न व्यंजनों में। इनकी स्थिति स्वरों और व्यंजनों के बीच की है और इन ध्वनियों को अ के साथ संयुक्त करके इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण ए मतलब आदि किसी भी स्वर के साथ के बिना नहीं हो सकता है, इसीलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। कौन कौन से हैं ये? एक तो अंग और अह, समझ गए होंगे आप अयोगवाह किसे कहते हैं। अयोगवाह का मतलब आप समझ गए हैं कि स्वरों और व्यंजनों के बीच की स्थिति है और इनको अ के साथ संयुक्त करके इसीलिए लिखा जा रहा है क्योंकि इसका उच्चारण क्या हो रहा है, अ के बिना हो ही नहीं सकता है, इसीलिए इनको अ के साथ संयुक्त करके लिखा जा रहा है। ये विसर्ग और ये अनुस्वार और ये विसर्ग, ये अयोगवाह व्यंजन कहलाते हैं जिह्वा की स्थिति के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर आपने व्यंजनों का वर्गीकरण अच्छे से समझ ही लिया होगा। बात करते हैं आगे अनुस्वार, अनुनासिक और नासिक की ध्वनियों की। तो अनुस्वार, अनुनासिक और नासिक की ध्वनियाँ है कैसी? देखिए अनुस्वार ध्वनियाँ कौन सी कहलाती हैं? ये कुछ अलग हैं। जैसे व्यंजनों का जो हमने वर्गीकरण किया है ना, जिसमें हमने लिया है प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। यहाँ पर अनुस्वार ध्वनियों की बात कर रहे हैं। नाक के द्वारा बोली जाने वाली वे ध्वनियाँ, देखिए नाक के द्वारा बोली जाने वाली वे ध्वनियाँ जिनके पहले स्वर आना अनिवार्य है, वे अनुस्वार ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे हम बात करते हैं संयम की, तो देखिए अनुस्वार है क्या? वैसे स्वर के पीछे आने वाली, अनु का मतलब होता है पीछे, तो स्वार लिखा है ना यहाँ पर, स्वर से ले लीजिए स्वार का अर्थ, तो स्वरों के पीछे आने वाली, यानी स्वर का आना तो यहाँ पर अनिवार्य ही है। तो ये
क्या कहलाती हैं? अनुस्वार ध्वनियाँ। और जैसे कि संयम, संरक्षण, संसार, संरक्षण, संलाप, संशय, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं शब्द जो अनुस्वार ध्वनियों में आते हैं। अनुस्वार ध्वनियाँ कहलाती कौन सी हैं? देखिए, अनुस्वार ध्वनियों में आता है य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये जो होता है, इनसे पूर्व क्या होता है? नासिक की ध्वनि के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। इन सभी से पहले अगर हम नासिक की ध्वनि के लिए अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं, वो इस अनुस्वार ध्वनियाँ कहलाने लग गई हैं। और अनुनासिक ध्वनियाँ की बात करते हैं तो ये वही स्वर ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती हैं। अभी हमने बात की थी आँख, चांद, हंस, इस तरह से हमने यहाँ पर बात की है। तो इनमें मुख के साथ साथ नाक से निकल रही है। और नासिक की ध्वनियाँ कौन सी हैं? जहाँ पर अनुनासिक ध्वनियाँ कौन सी हैं? मैंने बताया था आपको कि चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, और अगर चंद्रबिंदु का प्रयोग अगर मात्रा लगी है तो हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। और नासिक के व्यंजन कौन से हैं? नासिक के व्यंजन सारे के सारे पंचम वर्ण जो है वो नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये नासिका से ही बोली जाती हैं, इसीलिए नासिक के व्यंजन इनका नाम रखा गया है। तो आप ये आज जो है ये सब समझ गए होंगे कि किस तरह से ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार है क्या, कैसे इनका वर्गीकरण व्यंजन ध्वनियों के आधार पर और स्वर ध्वनियों के आधार पर किया गया है। और स्वर और व्यंजन ध्वनियों के अलावा कुछ अनुस्वार, अनुनासिक, इन सभी ध्वनियों को भी आप समझ गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ध्वनियों के इस वर्गीकरण को आप अच्छे से समझे होंगे। और इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर आपको लगता है कि इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।